बिहार की राजधानी पटना के रेलवे स्टेशन की बात है। टिकट खिड़की पर खड़ा हुआ एक लड़का टिकट मांगता है, पूछता है कि देवरिया का टिकट कितने रुपए का है। तो टिकट में बताया जाता है कि 90 रुपए का टिकट है। उस लड़के ने अपनी जेब में हाथ डाला और हाथ डालने के बाद देखता क्या है कि उसकी जेब में सिर्फ 40 रुपए रखे हुए हैं। अब उन 40 रुपए को देख रहा था और मांगे जा रहे थे 90 रुपए। 50 रुपए की कमी थी, इन कमी को कैसे पूरा करे। वो वैसे ही पहले से बहुत ज़्यादा परेशान था। सीधा प्लेटफॉर्म पे जाता है, जाकर बेंच पर बैठ जाता है और कब पूरी रात निकल जाती है उसको पता ही नहीं चलता। रात भर सोचता रहता है कि आखिरकार करूं तो क्या करूं, कहाँ जाऊं कहाँ ना जाऊं। परिवार की स्थिति वैसे ही खराब है। उसके दिमाग में एक बात और चल रही थी, वेल्डिंग का काम उसको ठीक से आता था, जेसीबी मशीन भी उसको चलानी आती थी। कई बार वो सोच रहा था कि क्यों ना जेसीबी मशीन चलाना शुरू कर दूं या फिर वेल्डिंग का काम करना शुरू कर दूं। बीच बीच में ये भी आ रहा था कि इतनी सारी जो पढ़ाई करी है, इस पढ़ाई का क्या करूं क्या ना करूं। ये सोचते सोचते जब दिन निकल आता है, उसके बाद वापस अपने कमरे पे पहुंचता है और कमरे पे आने के बाद अपने दोस्त को बताता है कि मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि क्या करूं, पढ़ाई लिखाई तो कुछ फ़ायदा दे नहीं रही है, इसलिए वापस अपने घर जाना चाहता हूं। दोस्त ने समझाया, समझाने के बाद कहा कि इतना परेशान क्यों होते हो, मैं कोई ना कोई रास्ता खोजता हूँ। जैसे ही दोस्त ने रास्ता खोजने की बात कही तो सबसे बड़ी दिक्कत आ रही थी कि रहे कहाँ, रहेगा तो उसे किराया देना पड़ेगा। तभी मकान मालिक से बात होती है और मकान मालिक कहता है कि मेरा जो लड़का है ना, वो पढ़ने में बहुत ही नालायक है, पढ़ता नहीं है, मेरे बेटे को तुम पढ़ा दो तो मकान का किराया मैं तुमसे बिल्कुल भी नहीं लूंगा। ऐसे ही जब उस लड़के को पढ़ाना शुरू किया है तो उस लड़के के समझ में आने लगता है और आसपास के जो बच्चे थे उनको भी ये बात पता चल जाती है कि एक सर हैं जो बहुत ही आसान तरीके से समझाते हैं। और जब ये बात दो तीन और बच्चों को पता चल जाती है तो बच्चों की संख्या बढ़ जाती है। कोई नहीं जानता था कि एक बच्चे से शुरू हुई ये कहानी इतने हजार लाख करोड़ों बच्चों तक पहुंच जाएगी कि उस व्यक्ति को फिर लोग खान सर के नाम से जानेंगे और पहचानेंगे। आज खान सर की जो ख्याति है, विख्याति है, वो भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में है। लेकिन फिलहाल वो विवादों से घिर गए हैं। क्या है इसके पीछे की पूरी कहानी, आज की इस कहानी के माध्यम से जानने और समझने की कोशिश करते हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के जिला देवरिया से। और देवरिया जिले का एक तहसील है जिसका नाम है सलेमपुर, और सलेमपुर तहसील का गांव लगता है नवलपुर। नवलपुर का रहने वाला एक खान परिवार होता है और खान परिवार ने अपने बच्चों की बेहतर एजुकेशन के लिए, बेहतर शिक्षा के लिए यहाँ से रुख किया, जो कि देवरिया से लगभग 40 किलोमीटर दूर एक तहसील है जिसका नाम है भटपार रानी। भटपार रानी में एक मोहल्ला है मालवीय नगर, और मालवीय नगर में ये परिवार रहने लगता है। और इस परिवार के मुखिया का नाम होता है बशीर खान। बशीर खान के 3 बेटे होते हैं और पत्नी होती हैं। परिवार यहाँ पर रह रहा था, तभी वो फैसला करते हैं कि क्यों ना खाड़ी देश जाएं। खाड़ी देश में अक्सर मुस्लिम लोग जाते हैं खाने कमाने के लिए, तो वो भी अपने खाने कमाने के लिए खाड़ी देश निकल जाते हैं। उनकी ख्वाहिश ये थी कि वहाँ से पैसे भेजते रहेंगे, पत्नी इन बच्चों को अच्छे से एजुकेशन देती रहेंगी। सबसे बड़ा जो बेटा होता है, सबसे बड़े वाले बच्चे का एडमिशन कराया जाता है इंग्लिश मीडियम में, जिस स्कूल का नाम होता है परमार मिशन इंग्लिश मीडियम। वहाँ बच्चा पढ़ने में होशियार होता है, उसको चीज़ें आसानी से समझ में भी आती हैं। लेकिन एक दिक्कत थी, और वो दिक्कत थी भाषा की। भाषा यानी कि वहाँ पर अंग्रेजी में पढ़ाई होती थी और उसकी जो समझ में इतनी जल्दी आता नहीं था। उसे थोड़ी और एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती थी। हालांकि पढ़ने में होशियार होता है, लेकिन ये 8वीं क्लास तक वहाँ पर पढ़ाई करता है। ऐसी जानकारी मिलती है कि उसने इसके बाद ये सीबीएसई का जो रुख था, मोड़ था, उसको बदल देता है और वो सीधा यूपी बोर्ड की तरफ चला जाता है। और यूपी बोर्ड से ही हाई स्कूल इंटर की पढ़ाई करता है और यहाँ से पढ़ाई करने के बाद सीधा निकल जाता है इलाहाबाद की तरफ। स्नातक में एडमिशन लेता है और स्नातक में एडमिशन लेने के बाद उसने एक सपना पाला हुआ था, ख्वाब पाला हुआ था कि वो कुछ भी करेगा, लेकिन किसी भी कीमत पर वो बनेगा तो फौजी बनेगा। चाहे कोई भी बेल्ट की नौकरी हो, लेकिन बेल्ट की नौकरी में खासकर फौज की नौकरी, उसमें ही जाना चाहेगा। और उसने एक बार एनडीए का फार्म भर देता है। जैसे ही एनडीए का फार्म भरता है तो उसका नंबर भी आ जाता है, इनकी वो परीक्षा को पास कर लेता है। और परीक्षा पास करने के बाद जब मेडिकल हो रहा था तो मेडिकल में वो लड़का अनफिट हो जाता है। और अनफिट इसलिए हो जाता है कि जो उसके हाथ होते हैं, हाथ को जैसे वो सीधा करता है तो वो कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही सीधे हो जाते हैं, यानी कि टेढ़े से दिखने लगते हैं। इसलिए मेडिकल में उन हाथ टेढ़ों की वजह से उसको अनफिट घोषित कर दिया जाता है। अब उसका जो एक फौज में जाने का सपना था, ख्वाब था, वो टूट जाता है। लेकिन उसने अपनी पढ़ाई जारी रखी और पढ़ाई के लिए वो इलाहाबाद की तरफ रुख करता है। इलाहाबाद में ही उसने बीएससी भी करता है, एमएससी करता है, ज्योग्राफी से एमए करता है। तभी उसके दिमाग में ख्याल आता है कि क्यों ना यहाँ से निकला जाए, और निकलने के बाद यहाँ से चला जाए सीधा पटना की तरफ। पटना जाएंगे, वहाँ पर कोचिंग करेंगे, कोचिंग करने के बाद आगे की ज़िंदगी को रास्ता बनाएंगे। यहाँ पर 3 दोस्त बनते हैं। 3 दोस्तों में उनका नाम होता है सोनू, पवन, हेमंत। हेमंत होता है बेगूसराय का रहने वाला,
और ये लड़का जो होता है ये अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा था। इसने परिवार वालों को ज़्यादा मतलब नहीं होता है, परिवार वालों को इतना ही मालूम था कि लड़का पढ़ रहा है, अच्छे से पढ़ रहा है, क्योंकि उसकी कभी कोई शिकायत नहीं आई। जो भी काम करता था पूरी शिद्दत से करता था, पूरी ईमानदारी से करता था। वक्त का पहिया आगे बढ़ रहा था और उसने फिर यहाँ से जब हारने लगता है, परेशान होने लगता है, तभी उसने अपने एक दोस्त से कहा, दोस्त का नाम जो हेमंत होता है, बेगूसराय का रहने वाला होता है, कि दोस्त यहाँ कुछ काम धंधा चल नहीं रहा है, समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार करूँ तो क्या करूँ। इस बीच में मैंने जेसीबी चलाना भी सीख लिया था और साथ ही उसको वेल्डिंग का काम भी अच्छे से आता था। तभी उसने फैसला कर लिया कि गांव जाएंगे, वहीं पर जाकर ये काम कर लेंगे। तभी वो कहता है कि परेशान क्यों होता है, मैं तुम्हें 1-2 होम ट्यूशन दिलवा दूंगा, और होम ट्यूशन मिल जाएंगे तो उससे तुम्हारा घर का खर्च भी चलने लगेगा, यानी कि जो कमरे का किराया उस वो भी निकल जाएगा, और साथ ही जो पढ़ाई के लिए, खाने के लिए जो कुछ ज़रूरत की चीज़ें हैं वो भी पूरी हो जाएंगी। अब ऐसी स्थिति में जो सबसे पहला बच्चा मिलता है वो मकान मालिक का ही बच्चा मिल जाता है। मकान मालिक का जो बालक है वो पढ़ने में थोड़ा सा बदमाशी करता है, यानी कि दिलचस्पी कम लेता है। मकान मालिक कहता है कि अगर तुम मेरे बच्चे को पढ़ाओगे तो मैं तुमसे कोई किराया नहीं लूंगा और तुम मेरे बच्चे को पढ़ाना शुरू कर दो। पहला बच्चा मकान मालिक का होता है। जब उसको पढ़ाया जाता है तो 3 दिन में ही रिजल्ट निकलने लगता है, यानी कि वो बच्चा सिंसियर हो जाता है, उसको बातें समझ में आने लगती हैं और मकान मालिक को ये बात पसंद आती है। और उन्होंने 1-2 लोगों से और भी इस बात का जिक्र किया कि एक मास्टर जी हैं, बड़ा अच्छे से पढ़ाते हैं, और जो मास्टर जी का जब पता चल जाता है तो और जो मोहल्ले के बच्चे होते हैं तो वो उनसे भी पढ़ना शुरू कर देते हैं। शुरुआत में उन्होंने बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया, उसके बाद ये 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने कब गुजर जाते हैं और यहीं से एक रास्ता बन जाता है, यहीं से एक मंजिल आगे बढ़ने लगती है। और जो मंजिल आगे बढ़ने लगती है तब इन्होंने सोचा कि इन बच्चों को ना पढ़ा के सीधा कोचिंग सेंटर में खुद ही पढ़ाया जाए तो कितना अच्छा रहेगा, क्योंकि जब भी इनके बारे में बातचीत चलती है कि यही हमेशा तारीफ होती थी कि इनके समझाने का तरीका बहुत ही बढ़िया है। इसलिए उन्होंने एक कोचिंग सेंटर शुरू कर दिया और उस कोचिंग सेंटर का नाम रखा खान जीएस रिसर्च सेंटर। और जैसे इस कोचिंग सेंटर का नाम रखा जाता है, पढ़ाना शुरू किया जाता है, तो उस वक्त ठीक से दाढ़ी मूछ भी नहीं आई थी। शुरुआत में उन्हें 6 बच्चे मिल जाते हैं और जो 6 बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं तो शुरुआत में उन बच्चों को देखकर ऐसा लग रहा था कि ये बच्चा हमें क्या पढ़ाएगा, जिसकी खुद भी दाढ़ी मूछ नहीं आई है। लेकिन जैसे ही उसने पढ़ाना शुरू किया तो दूसरे या तीसरे दिन की बात है, ये संख्या 6 से 10 जस्ट डबल हो जाती है, इनके 12 से 15 बच्चे हो जाते हैं और धीरे धीरे करके कभी ये 150-200 की संख्या पहुंच जाती है, पता ही नहीं चलता। अब वहाँ पे ख्याति बढ़ने लगती है, पहचान बढ़ने लगती है, सबके सब ये कहने लगते हैं कि कहाँ पढ़ रहे हो, कि खान सर के पास पढ़ रहे हैं। खान सर के नाम से ये मशहूर हो जाते हैं और इनकी असली पहचान थी, असली गाँव, उनके परिवार की कोई जानकारी किसी को नहीं होती है और हर कोई उन्हें खान सर के नाम से जानने लगता है, पहचानने लगता है। इनके दिमाग में ये भी ख्याल आता है क्योंकि यूट्यूब का दौर शुरू हो जाता है और जैसे ही यूट्यूब का दौर शुरू होता है तो उन्होंने अपना यूट्यूब पर एक चैनल बनाया और चैनल बनाने के बाद उस पर जो भी वीडियो बनाया करते थे, वीडियो बनाने के बाद उस पर अपलोड कर दिया करते थे और जैसी वीडियो अपलोड होती थी तो उसके बाद फिर धीरे धीरे करके सब्सक्राइबर बढ़ने लगते हैं। शुरुआत में इनके सब्सक्राइबर हो जाते हैं लगभग 30,000 के आसपास। ये खुद ही वीडियो बनाते थे, खुद ही वीडियो बनाने के बाद उनको एडिट भी क्या करते थे और एडिट करने के बाद उनको अपलोड कर दिया करते थे। लेकिन वो वीडियो मशहूर होने लगते हैं, उनके छोटे छोटे पार्ट निकाल के लोगों ने उनका, जैसे कहते हैं कई बार निकालने के बाद उनके छोटे छोटे पार्ट बनाते थे और उन्हें अपने चैनल पर डालते थे, ना कि इनके चैनल पर चलती थी। इनके चैनल पर ना चल के दूसरे चैनल पर बहुत ज़्यादा चलती थी और ये धीरे धीरे करके मशहूर होने लगते हैं। और फिर असली जो चैनल होता है जहाँ पर लॉन्ग वीडियो पड़ी हुई थी, जो छात्र छात्राएं थे जिन विषय के बारे में उन्हें दिलचस्पी थी कि इस विषय में और जानना चाहिए, तो उनके वो मूल चैनल पर पहुंचने लगते हैं। वक्त का पहिया आगे बढ़ रहा था। साल 2019 से अपनी कहानी की शुरुआत करते हैं और साल 2021 आ जाता है। अप्रैल का महीना था, तब तक इनके लगभग 94 लाख के आसपास सब्सक्राइबर हो जाते हैं यूट्यूब पर। और इसी बीच में उन्होंने एक वीडियो बनाया, फ्रांस और पाकिस्तान के संबंधों पर वीडियो जो बनाते हैं वो वीडियो का कुछ अंश ऐसे होते हैं कि बहुत तेजी के साथ वायरल होने लगते हैं। और जैसे ही वायरल होने लगते हैं तो खान सर को लेकर अब टिप्पणी शुरू हो जाती है। खान सर को अब लोग 2 रूप में देखने लगते हैं, कुछ लोग उन्हें हिंदू कहने लगते हैं तो कुछ लोग उन्हें मुसलमान कहने लगते हैं, कुछ इनके असली नाम जानने लगते हैं तो कोई उन्हें अमित सिंह कहने लगते हैं। तमाम नाम उनके निकल के सामने आने लगे। लोगों ने उनके बारे में खोजना शुरू कर दिया कि वो कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ के रहने वाले नहीं हैं। तो सटीक जानकारी तो मिल नहीं पा रही थी, लेकिन उनकी वीडियो अब और तेजी के साथ वायरल होना शुरू हो जाते हैं। महज 3 दिन का समय था और 3 दिन के समय में ही 1.5 से 2 मिलियन एकदम से इनके जो सब्सक्राइबर बढ़ जाते हैं तो इनकी पहचान और बढ़ने लगती है। अब ये यही नहीं बल्कि अखबारों में भी छाने लगते हैं, न्यूज़ चैनल पे भी आने लगते हैं और ये लगातार ये वायरल होते हैं। लेकिन इनकी 2 कमियां कह सकते हैं या इनकी 2 ये अच्छाइयां भी कह सकते हैं। ना तो इन्हें क्रिकेट में दिलचस्पी है और ना ही बॉलीवुड की फिल्मों में कोई दिलचस्पी है, लेकिन इन्हें राजनीतिक जो मुद्दे होते हैं उन पर बोलने की आदत होती है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे होते हैं उस पर बोलते हैं। और जो परीक्षाएं होती हैं, परीक्षाएं किस तरह से आयोजित कराई जाती हैं
उससे बोलते हैं। ये बिहार की बात नहीं करते थे, बल्कि उत्तर प्रदेश की हो, दिल्ली की बात हो, महाराष्ट्र की बात हो या पश्चिम बंगाल की बात हो, जिस भी सरकार ने कहीं अगर परीक्षाओं को लेकर किसी भी तरह की कोई लापरवाही की है, गड़बड़ी की है, तो उस पर बात जरूर करते थे। अब ये एक तरफ तो ये पढ़ा रहे हैं अपने यहाँ बच्चों को, इनका जब नाम लगातार बढ़ने लगता है तो जो इनकी जगह थी वो भी कम पड़ने लगती है और बच्चों की संख्या बढ़ने लगती है। और इसी बीच में कई ऐसे इंसिडेंट होते हैं। एक ये टीवी पर इंटरव्यू के दौरान बताते हैं कि एक बच्ची ने कहा कि आप ना मेरा जो बैच है वो सुबह में कर दीजिए, मुझे शाम में थोड़ी दिक्कतें हो रही हैं। वो पूछते हैं कि बेटा ऐसा क्या ज़रूरत है? वो कहते हैं कि मैं इसलिए करना चाहती हूँ कि मुझे किसी घर में जाना होता है, बर्तन मांजने पड़ते हैं और इसलिए मुझे थोड़ी दिक्कत हो रही है। अगर मेरा टाइम बदल जाएगा तो मैं अपने हिसाब से वो काम करना शुरू कर दूंगी। जैसे इन्होंने ये बात सुनी, ये बात सुनने के बाद वो कहते हैं कि अगर बच्चों के साथ इतनी दिक्कत है तो उन्होंने उस कोचिंग सेंटर में जो फीस का दायरा था बहुत ही डाउन कर दिया। और बहुत डाउन करने के बाद फिर बच्चों के साथ उन्होंने रहना सीखा, जीना सीखा, क्योंकि वो भी उसी दौर से गुजरे थे। एक दौर ऐसा था जब टिकट खरीदने के लिए उनके पास 50 रुपए की कमी पड़ जाती है। अब ऐसी स्थिति में वो बच्चों से फीस ज़्यादा कैसे लें? हालांकि यूट्यूब अच्छा चलता था, यूट्यूब से अच्छी खासी इनकम भी होने लगती है, और जब अच्छी खासी इनकम हो रही थी तो बच्चों पर ध्यान कम जाने लगता है। लेकिन इसी बीच में एक एफआईआर भी इन पर दर्ज हो जाती है। ऐसी जानकारी मीडिया रिपोर्ट से मिलती है कि इन पर आरोप लग जाता है कि इन्होंने छात्रों को भड़काया था। कुछ शायद पुलिस का एग्जाम था और पुलिस के एग्जाम में जो पर्चा लीक हो जाता है तो उसमें कुछ हंगामा होता है, तो इन पर भी कुछ किस तरह का आरोप वगैरह लगने लगते हैं। लेकिन ये लगातार फेमस होते हैं, मशहूर होते चले जाते हैं। एक तरफ इन्होंने सस्ता कोचिंग सेंटर बनाया हुआ था जहां गरीब बच्चों को बहुत कम पैसों में एजुकेशन मिल सके, कम पैसों में वो प्रतियोगी परीक्षाएं हासिल कर सके। इसी बीच में उन्हें एक हॉस्पिटल की नींव रखने की भी दिमाग में रख लिया था। और इसी बीच में अमिताभ बच्चन ने उन्हें कौन बनेगा करोड़पति शो में आमंत्रित करते हैं, बुलाते हैं। तो फिर अब भारत ही नहीं बल्कि जो हिंदी भाषी क्षेत्र हैं, जो हिंदी जानते हैं, वो दुनिया के अलग अलग मुल्कों में खान सर को जानने लगते हैं, पहचानने लगते हैं। अब कपिल शर्मा शो में भी उनको आमंत्रित किया जाता है। संदीप माहेश्वरी जैसे मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं, वो भी इन्हें अपने यहाँ बुलाते हैं। या फिर राज शमानी होते हैं जो बहुत मशहूर जो पॉडकास्ट करते हैं, ललन टॉप में काम करने वाले मशहूर पत्रकार सौरभ द्विवेदी ने भी इनका इंटरव्यू किया। अब इसके अलावा जो बहुत बड़ी संख्या में यूट्यूबर्स होते हैं या फिर न्यूज़ चैनल होते हैं या अखबार वाले होते हैं, खान सर की तारीफ पर तारीफ करते चले जाते हैं। और उनके यूट्यूब पर जो सब्सक्राइबर की संख्या हो जाती है वो 25 मिलियन प्लस हो जाती है। और इनका कद दायरा लगातार बढ़ता चला जाता है। इधर कद और दायरा लगातार बढ़ रहा था और इसी बीच में नीट की जो प्रश्न पत्र था वो लीक हो जाता है। ये साल 2026 में जैसे नीट का प्रश्न पत्र लीक होता है तो ये मुखर होकर उस पर अपना बयान देते हैं, बोलते हैं और किस तरह से सरकार को लपेटने की कोशिश कर रहे थे। क्योंकि राजनीति पे बोलना या फिर छात्रों के हितों में बात करना ये इनकी एक आम बात है। और इसी बीच में ये जो भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कुछ बेरोजगारों पर एक टिप्पणी कर देते हैं। और जैसे वो टिप्पणी करते हैं तो उन्हें वो कॉकरोच बोल देते हैं। और जैसे कॉकरोच बोला जाता है तो इसके बाद फिर अमेरिका में बैठे हुए अभिजीत दिप के नाम का एक लड़का होता है जो कि एक वेबसाइट बनाता है। और वेबसाइट बनाने के बाद मजाक मजाक में उसने एक वेबसाइट बनाई थी और मजाक मजाक में उसने कुछ आगे काम करना शुरू कर दिया। उसका पार्टी का नाम रखा कॉकरोच जनता पार्टी। कॉकरोच जनता पार्टी का नाम रख दिया जाता है। वो धर्मेंद्र प्रधान यानी कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफे की लगातार मांग कर रहे हैं। इधर जितने भी ऑनलाइन पढ़ाने वाले शिक्षक और शिक्षिकाएं हैं वो भी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। और इसी बीच में ये महीना था मई का और तारीख आती है 29 मई 2026। अंजना ओम कश्यप जो कि आज तक की मशहूर पत्रकार होती हैं, मशहूर पत्रकार ने शिक्षकों के ऊपर कुछ इस तरह से टिप्पणी कर दी। उन्होंने अपनी बातों ही बातों में उन्हें दो कोड़ी भी बोला, उन्हें ज्ञानहीन भी बोला। और जैसे ही ये उनका वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी के साथ वायरल होता है तो ऑनलाइन शिक्षक जो पढ़ाने वाले हैं उन्होंने भी इसका टिप्पणी की। और टिप्पणी करने में कुछ इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया जैसे बिकाऊ मीडिया, फूटी कोड़ी बोला, दल्ली बोला, चाटुकार बोला, दलाल बोला, फेक न्यूज़ की दुकान बोला। अब ये जो मुद्दा था वो कहीं ना कहीं दो चीज़ें एक साथ चल रही हैं। एक तरफ सीजेपी का जो लगातार हल्ला हो रहा था पूरे इंडिया नहीं पूरे दुनिया भर में, दूसरी तरफ ये मामला चलने लगता है। उधर सीजेपी ने ऐलान कर दिया था कि जंतर मंतर पर 6 जून 2026 को वो प्रदर्शन करेंगे और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करेंगे। इससे पहले कि वो धरना प्रदर्शन का दिन टाइम नज़दीक आता, जो युवा थे, जो नीट की परीक्षा देने वाले 20 लाख से ज़्यादा छात्र छात्राएं थे, वो अपनी मांगों को लेकर मुखर होते। यहाँ दो फाड़ हो जाते हैं। दो फाड़ इस तरह से हो जाते हैं, एक ऑनलाइन शिक्षकों पर जो टिप्पणी की गई थी वो, एक सीजेपी की जो बात चल रही थी वो कि वो जंतर मंतर पर शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग करेंगे। यानी कि
ये भी ऐसा जानकार बताते हैं कि इस मुद्दे को, यानी कि जो शिक्षा मंत्री का मुद्दा था, उस मुद्दे से लोगों का ध्यान हटाने के लिए ये मुद्दा नया तैयार किया गया था। वो तैयार किया गया था या फिर रैंडमली था या अपने आप से हुआ, ये तो खैर ये जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। क्या कोई इसकी जांच भी करेगा, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। लेकिन अंजना ओम कश्यप के बारे में जिस तरह की शब्दावली का प्रयोग किया गया था, उन्होंने और साथ ही जिस ग्रुप के साथ वो काम करती हैं, टीवी टुडे ग्रुप के साथ, उन्होंने मिलकर 4 जून 2026 को दिल्ली के हाई कोर्ट में एक अपील दायर की, एक मुकदमा लिखवाया और मुकदमा दर्ज कराया खान सर सहित 8 टीचरों पर। और उनमें अभिनय शर्मा होते हैं, बबीता त्यागी होती हैं, अरविंद भदौरिया होते हैं, मनीष यादव होते हैं, 4 PM न्यूज़ है एक जो स्वतंत्र पत्रकार हैं, साथ ही इसके अलावा गूगल हो गया, मेटा हो गया, एक्स हो गया, इनको भी इसमें उन्होंने पार्टी बनाया था। और वो इसमें उन्होंने कहा कि एक जो उनके यानी कि अंजना ओम कश्यप के ऊपर जो वीडियो बनाई है, कंटेंट बनाए हैं, उन कंटेंटों को हटवाया जाए। और साथ ही वो दूसरी मांग करते हैं कि प्रतिष्ठा और पेशेवर पहचान को नुकसान पहुंचाने के एवज में उन्हें 2 करोड़ रुपए का उचित मुआवजा भी दिया जाए। जब ये हाई कोर्ट की तरफ रुख करती हैं तो इधर तो ये मामला चल रहा है, एक मामला और उधर शुरू हो जाता है। बिहार के पटना में ही खान सर के कोचिंग सेंटर के पास 2 जून 2026 की रात को जब वो अपने बच्चे जो उनकी प्रतियोगी परीक्षाओं में शानदार प्रदर्शन किए थे, उन्होंने सम्मानित कर रहे थे, उनके साथ वो बहुत ही शानदार जो वक्त था उसको स्पेंड कर रहे थे। और इसी बीच में कुछ लोग आ जाते हैं, उनके यहाँ पर तोड़फोड़ करना शुरू कर देते हैं। और तोड़फोड़ करने के बाद फिर यहाँ पर हंगामा भी होता है, हमला भी होता है और गोलियां भी चलती हैं। अब इस बात पर जो ये मामला पुलिस को बताया जाता है, पुलिस इस मामले की जांच करती है तो FIR दर्ज कर लेती है जिस के यहाँ जो हमला हुआ है। इधर जो दूसरे लोग हैं उनके खिलाफ भी हमला हो जाता है, तो उनकी शिकायत के बाद फिर इधर भी हमला होता है, क्योंकि गोलियां उधर से नहीं चली थी बल्कि इधर से चली थी, खान सर की तरफ से चली थी, ऐसा जांच रिपोर्ट में पता चलता है। लेकिन ये कहते हैं कि ये जो गोली चली थी वो आत्मरक्षा के लिए चली थी। लेकिन कुल मिलाकर जो ये मुद्दा था वो लगातार बिखरता चला जाता है। जो मुद्दा था जंतर मंतर प्रदर्शन करने का, CGP का, ये धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री होते हैं उनको हटाने का, ये अलग अलग मुद्दे चलने लगते हैं और सभी मुद्दे बहुत तेजी के साथ ट्रेंडिंग में चल रहे थे। और ट्रेंडिंग में चलने की वजह से ये सब कुछ जो लोगों का दिमाग था, ये अब होने वाला क्या है, क्यों, क्योंकि जो कॉकरोच जनता पार्टी ने जिस तरह से ये उदय होती है, मजाक बनती है, तो इसके 20 मिलियन से ज़्यादा फॉलोवर एक साथ आ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं दिमाग में 2-3 चीज़ें चल रही थी कि जिस तरह से नेपाल में धरना प्रदर्शन हुआ, कहीं ऐसा ना हो भारत में ऐसा हो जाए, या श्रीलंका में धरना प्रदर्शन हुआ ऐसा हो जाए, या फिर बांग्लादेश में धरना प्रदर्शन हुआ ऐसा ना हो जाए। क्योंकि एक तरफ ये डर भी चल रहा था और दूसरी तरफ यहाँ ये 2-3 मुद्दे एक साथ चल रहे थे। तो हालांकि भारत में ये सब चीज़ें होना इतना आसान भी नहीं है, और इतनी करने के लिए जब हमारी एजेंसियां हैं रोकथाम करने के लिए, तो किसी में इतनी ताकत भी नहीं है। अब ऐसी स्थिति में ये सब काम चलते रहते हैं। लेकिन उधर जो अंजना ओम कश्यप की तरफ से हाई कोर्ट में ये मुकदमा दायर किया गया था, तो उसमें फिर कोर्ट सुनवाई करता है। कोर्ट सुनवाई करने के बाद जितने भी लोगों को पार्टी बनाया गया था, चाहे वो एक्स हो, यूट्यूब हो, मेटा हो, खान सर हो, या फिर अन्य बबीता मैडम हो, या अरविंद भदौरिया हो, मनीष हो, या 4 PM हो, सभी को एक नोटिस जारी किया गया है। नोटिस जारी करने के बाद उनको भी अपना पक्ष रखने का एक अवसर दिया गया है, मौका दिया गया है। यानी कि कोर्ट ने अभी कोई किसी भी कंटेंट को हटाने की बात नहीं कही है। अब इसकी तारीख आ जाती है 17 जून 2026। 17 जून 2026 को इसमें आने वाली तारीख में ये अपनी बात रखेंगे, और जो बात रखेंगे तो उसके बाद फिर हाई कोर्ट की तरफ से तय किया जाएगा कि कंटेंट हटना है या नहीं हटना है। क्या इनको मानहानि जो के लिए जो उन्होंने 2 करोड़ रुपए का मुआवजा मांगा है वो दिया जाना है या नहीं दिया जाना है, ये तो दूसरा मामला हो गया। लेकिन बिहार के पटना में जो 2 जून की रात को 2 शिक्षकों के आपस में, जो कोचिंग सेंटरों के गुटों में जो आपस में झगड़ा हुआ था, जिस झगड़े को हिंदू मुस्लिम का रूप देने की कोशिश की गई थी, उस मामले में बहुत बड़ी मात्रा में कह सकते हैं कि खासकर सोशल मीडिया पर यह बात मुद्दा बहुत ही चर्चाओं का विषय रहा था कि जिस व्यक्ति को खान सर के नाम से लोग जान रहे थे, पहचान रहे थे, सब कुछ हो रहा था, उनकी लोग इज्जत करते थे, चाहे वो KBC में हो या कपिल शर्मा के शो में हो या किसी बड़े बड़े पत्रकार ने उनके इंटरव्यू लिए हो, वहां पर उनको खान सर के नाम से ही संबोधित किया गया। लेकिन इस बीच में जिस तरह से अंजना ओम कश्यप से उनका झगड़ा हो जाता है, तो उनको फिर खान सर के नाम से नहीं बल्कि मीडिया ने उनको फैसल खान के नाम से संबोधित किया, ये बताने की कोशिश की। लेकिन ये बात लोगों को, ये बात युवाओं को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। वो साफ साफ कहने लगते हैं कि मुद्दा था 2 कोचिंग सेंटरों के आपस में बीच के झगड़े का, लेकिन इस झगड़े को हिंदू मुस्लिम का रूप देने की कोशिश की और 2 टीचरों को आपस में बढ़ाने की और पूरी कोशिश की। यानी कि खान सर को फिर
ये बताने की कोशिश की कि ये खान सर नहीं बल्कि ये फैसल खान है, ये एक मुस्लिम है। हालांकि जो भी हो, लेकिन उनकी फिलहाल गिरफ्तारी पर रोक लग जाती है, क्योंकि गिरफ्तारी पर रोक जब इन्हें लग रहा था कि अब गिरफ्तार होने वाले हैं, लगातार मीडिया में ये बात प्रकाशित हो रही थी, आ रही थी, यूट्यूब हो, अलग अलग प्लेटफॉर्म हो, हर जगह यही बताने की कोशिश की जा रही थी खान सर अब गिरफ्तार होने वाले हैं या फैसल खान अब गिरफ्तार होने वाले हैं। लेकिन कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी और उन पर अनचाहा दबाव बनाने की, यानी कि कोई उनके साथ ज़बरदस्ती नहीं हो सकती, इस तरह का भी मामला होता है। इस मामले की जो सुनवाई होगी वो 20 जून 2026 को होगी। अब ये जो सुनवाई होगी उसके बाद ही तय हो सकेगा, ये कोर्ट में जो भी अपने पक्ष रखा जाएगा उसके बाद तय हो सकेगा कि इस लड़ाई झगड़े में उन्हें क्या नुकसान है या क्या उन्हें उनके साथ होगा। और उधर जो अंजना ओम कश्यप ने जो उन पर मानहानि का और उनके कंटेंट हटाने की बात कही है, उसमें क्या होगा ये भी भविष्य के घर में छिपा हुआ है। लेकिन एक इंसान ने बहुत ही निचले स्तर से निकलकर बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचता है, वो भारत ही नहीं बल्कि दुनिया में करोड़ों लोग उन्हें जानते हैं, पहचानते हैं। ना जाने कितने गरीब बच्चों का उस व्यक्ति ने भला भी किया है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और जाते जाते दिल्ली की रहने वाली हैं पूजा शर्मा और दुबई से हैं अंजुम अली। आज इनका जन्मदिन है, इनको जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। और कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है, जिसमें कामता नाथ प्रसाद हैं जो कि हापुड़ के रहने वाले हैं, मोहम्मद अरशद, सरमन मिश्रा हैं, सलमानी शहजाद, अंजलि गौरव तिवारी, पवन लोधी, मजहर खान, बिक्की प्रजापति, सैयद शहजाद, शाहरुख शाह, परमेंद्र सोनी, सचिन वर्मा, गंगा गुप्ता, सुनीता माही, भूपेंद्र, प्रशांत त्यागी, मानसिंह प्रजापति, राजू रॉय, सबिता सिंह, जय सिंह, श्रवण लाल, हेमंत। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।